तो नमस्कार। अब सेशन रिकॉर्डेड होने जा रहा है। तो वीरेश जी, मैं चाहूंगा कि आप अपना श्रद्धांजलि उद्बोधन दे दें, ताकि और भी कई साथी जिस हिसाब से जुड़ेंगे उस हिसाब से हम उनका भी लेके और रिकॉर्डेड सेशन के रूप में रख देंगे। तो ओवर टू वीरेश जी तरार। आपने उसको भी अन्यत्र तरीके से मनाया और वो समाज सेवा के तरीके से ही मनाया गया। और आज का आयोजन भी आपने एक बहुत बड़ी समाज सेवा के संकल्प के साथ लिया है। इस देश में सबसे बड़ी समस्या है कृषि उत्पादों को लेकर के कि किसान महज इसलिए परेशान है कि वो अपने कृषि उत्पाद का विपणन नहीं कर पाता है। और आपने जिस प्रकार अपने अलग अलग कार्यक्रमों में ये बताया है कि किसान आपसी सहकार के जरिए एक सामाजिक सहकार की भावना के साथ और एक संस्था अलग अलग गांवों में स्थापित करके उनका कोऑर्डिनेशन करके उसमें अपनी कृषि उपज को की गुणवत्ता बरकरार रखते हुए आप उसका विपणन सुनिश्चित कर सकते हैं। गांववासी मिलकर के सहकार की भावना से जो आज के उस दौर में जो शोषण का भयंकर दौर शुरू हो गया है, उस शोषण के दौर से किसान को बचाने का एकमात्र विकल्प जो आपने सुझाया है उसका क्रियान्वयन बहुत जरूरी है। और जैसा कि आपने बताया कि मेरठ में से आप इसको पश्चिम उत्तर प्रदेश में शुरू करने जा रहे हैं, मेरा उसमें पूर्ण योगदान रहेगा साथियों के साथ। और यहाँ तो आपने 7 गांव जो चुन करके एक नई शुरुआत की है, ये वास्तव में एक सत मार्गदर्शन है एक प्रकार से। और ये माताजी की पुण्यतिथि के अवसर पर हो रहा है, तो जाहिर है कि उनकी कहीं ना कहीं उनकी आत्मा उनका वरदान कार्यक्रम के पीछे है और इसका पूरा लाभ समाज को मिले, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। हनुमान राम जी, हम तो गदगद हैं आपकी भावनाओं को लेकर के, आपके जो तरीके हैं काम करने के समाज के, उसमें वो बिल्कुल अनूठे हैं। और मैं चाहता हूँ कि उनके समाज के ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके इस अभियान के साथ जुड़ें, इसके सार को समझें। एकमात्र रास्ता यही बचा है कि हम सरकार में सामाजिकता का तुक ला करके सामाजिक सहकार के कार्यक्रम को इसे आगे बढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें योगदान करें। अरविंद चौधरी जी भी आ गए हैं, रामनारायण जी भी आ जाएंगे, और मैंने और जो भी शेयर किया है आज के इस आपके कार्यक्रम के बारे में अलग अलग ग्रुपों में शेयर किया है। उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारे लोग आज जुड़ेंगे इसमें।
और उन तक हमारा संदेश पहुंचे। भविष्य में भी इस तरह के कार्यक्रम हम करेंगे। मैं अपनी ओर से माता श्री को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, पुष्पांजलि अपनी अर्पित करता हूँ, श्रद्धा सुमन, और उनके जीवन से प्रेरणा लेते हुए सभी का आह्वान करता हूँ कि उनके सुंदर जीवन से जो उनके संदेश हैं उनको ग्रहण करते हुए उनका संदर्भ कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए मैं पुनः से अपना श्रद्धा सुमन माता श्री के चरणों में अर्पित करता हूँ और उनकी आत्मा की शांति की कामना करता हूँ। धन्यवाद। हाँ वीरेश जी, लाइव टेलीकास्ट होगा हमारा। हमारे संत शिरोमणि आ चुके हैं, अरविंद जी सीकर से हमारे बीच जुड़ चुके हैं, तो हम 15 मिनट इनके स्वागत समारोह में रहेंगे और उसके बाद में जो रस्में हैं यहाँ की परंपरागत पांचों भाइयों के बीच की, उसको हम लेकर के रहेंगे। तो मैं लाइव टेलीकास्ट उसी लेवल पे करूंगा कि पांचला सिद्धा के संत शिरोमणि हमारे बीच उपस्थित हैं और हम उनका दस्तकपान करते हुए सभी संतों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं और सभी उपस्थित जनों का इसमें कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत ही पर्यावरण प्रेमी हैं आप। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोग जब इस बात को सुन रहे हैं तो ऐसे संतों के दर्शन, संत शिरोमणि मेरा प्रणाम स्वीकार करें जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जाएगा। इसको प्रोत्साहित कर रहे हैं और बेटा आप कुछ प्रोत्साहन कर दीजिए अपने लेवल पे। ये फूल ऐसे नहीं बेटा। हाँ नमस्कार कर्नल साहब, आपका भी। हम थोड़ा सा बीच में 10-22 के बाद में प्रोग्राम हमारा लाइव टेलीकास्ट रहेगा। जो भी हमारे बीच में लोग उनके साथ में रहेगा, आपको भी संतों के दर्शन के लाभ होगा। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपनी पर्यावरण और योगा के अंदर अपनी पेट रखते हैं। आपने योगा का केंद्र जर्मनी के सहयोग से पूरा किया है, तो मैं ये मेरे परिवार के सदस्य हैं पूरे के पूरे। ये भी अच्छा मौका मिला आपको। हम हमेशा मैं अकेला मिलता हूँ और आज हम सभी लोग जो है हमारे जो ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत ग्रुप के सभी लोग हम मिल पाएंगे। हर प्रोग्राम को हम एक अलग नई दिशा देने की कोशिश करते हैं और उसी कोशिश में ये मेरा बच्चा है जो हैंडीक्राफ्ट असिस्टेंट डायरेक्टर है गुजरात के अंदर, और ये दोस्ती है, मेरे छोटे भाई हेडमास्टर हैं, ये मेरी बड़ी बेटी है, ये उधर एक बेटी खड़ी है। पूरे परिवार के आपका आज होगा। अपने स्तर पे वैसे मिलते हैं संतों के साथ साथ में मेरे परिवार का भी आपकी परिचय हो गया। और गणराम जी लोग ये व्यवस्था है यहाँ की कि हम संतों के बाद में उनको किस तरीके से आगे गांव के लोग, क्योंकि एक दूर दराज में होने के कारण से कुछ संख्या कम रहती है। ये बेटा ये मेरा सबसे पोता नटखट पोता है जो पुष्प वर्षा के लिए ये अपना काम करेगा। इसको आप देख लीजिए। ये अरे ये संत आएंगे तो इधर आएंगे तब पुष्प वर्षा करनी है बेटा, ऐसे नहीं करते। यहाँ आएंगे ना तब आप अपना काम करोगे, ठीक है। तो जैसे भी आते हैं ये कुछ रस्में हैं यहाँ की जो, और मैं अहम बात ये बता दूं आज के, मैं इनका कायल इस बात के लिए हूँ कि एक पर्यावरण प्रेमी के साथ में मेरा है। मुझे भी एक बार योगा के लिए इनके वहाँ जाना पड़ा और मैंने जो वहाँ देखा कि इन्होंने एक कोच लगा इंटरनेशनल, और वो नाम तो मुझे ध्यान में नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा एक कैंप चलाते हैं लड़कियों के मामले में। तो सारे लोगों को हमने एक बात ध्यान में रखी कि हमने सबको ऑनलाइन ही कहा। मैंने
यदि स्वर्ग में जाना है तो ऑनलाइन मैंने मैसेज कर दिए, संतों को मैं बुला रहा हूं, तो आप उसी हिसाब से आइए। उसी व्यवस्था को हमने कायम रखा है। फिर हम श्रद्धांजलि सभा को मेरे बच्चे को कहूंगा कि कायम रखेंगे, और वो उसी सारे परिवार के सदस्यों को द्वारा स्वागत किया गया। और क्यों यहाँ ये प्रवचन भी होगा तो पर्यावरण संबंधी प्रवचन है इनका, और इसलिए सभी लोग गांव में रहने वाले लोगों के जो इसमें हैं, और मेरी माता श्री जो शतायु होकर के और जिनके फोटो के ऊपर हम श्रद्धा सुमन करने के लिए पूरे परिवार के लोग सारे उपस्थित हैं। और इन्होंने, मैं सोच सकता हूं कि फूले फैमिली से कम काम नहीं किया। सारे बच्चों को इस तरीके से पढ़ाया, और सारे के सारे इंडिया लेवल की पोस्ट पे, जो इंडिया की ग्रेड 1 पोस्ट है, जब तक की प्राप्त की। ये गांव बिल्कुल छोटे से, वहां से जो बच्चों की एजुकेशन आज से 50 साल पहले जो एजुकेशन दी गई उस हरमल सिंह नमस्कार, तो ये सारे लोगों का मेरे साथ में रहा। और जो भी एक बात से वो लंदन से जुड़ सकती है करना। हरपाल सिंह जी हैं, हनुमान राम जी, ये अमरोहा से हैं, दिल में रहते हैं और रेलवे विभाग में बड़ी पोस्ट पर रहे हैं। हाँ, रेलवे मिले हुए हरपाल सिंह, बात होती रही है। नमस्कार हरपाल सिंह जी, हमारी श्रद्धांजलि सभा एक नए इनोवेशन के तहत अपनी बात को रख रहे हैं। अब संतों के प्रोग्राम का भी रहेंगे, आप अपने उद्बोधन को दे दें ताकि मेरा बच्चा रहेगा, रिकॉर्ड हो जाए, फिर हमारी फैमिली इस रिकॉर्डेड प्रोग्राम को देख सके। तो मेरी जो दोती है उसको मैं हैंड ओवर कर रहा हूँ ये फोन, और वो आप अपने लफ्जों में मेरे माता श्री के लिए आप श्रद्धांजलि के 2 शब्द कहें, वो आपका चलता रहेगा ऑन रिकॉर्ड लाइव टेलीकास्ट। और ये दोती को मैं हैंड ओवर कर रहा हूँ। और आप सभी को नमस्कार। संतों के इस कार्यक्रम और आयोजन में मेरा आगे का प्रोग्राम भी हो रहा है। आप अपने अपने हिसाब से, मैं चाहूंगा अरविंद जी आप इसको सेशन को आगे बढ़ाएं। जो लोग आए हैं बाहर से भी जुड़ सकते हैं, फ्रांस से कोई आ जाए, करला वगैरह, उनको भी आप टैकल करें। मैं पाइप रख रहा हूँ, तो वीरेश जी यदि ड्यूटी में बढ़े तो ज्यादा ठीक रहेगा। ठीक है जी, मैं चाहूंगा कि हरपाल सिंह जी अपने 2 शब्द माता श्री के लिए अपने जो उनके उनके सम्मान की में है वो कहें। श्री हरपाल सिंह जी। हाँ, नमस्कार जी। और उनको माता जी, उनकी माता जी को हमारा जो है उसके चरण में स्वत में प्रणाम। और उन्होंने इतना अच्छा को जन्म दिया है कि जो समाज के पूरी तरह समर्पित है। इतना समर्पित मैंने और रेयरली कोई और मेरे को भी नहीं मिला है, जो इस समाज के लिए और किसानों के लिए और पूरे इंडिया और अपने विचारों से अवगत करा रहे हैं और देश की तरक्की के लिए पूरे में रहते हैं। हमारे लिख दिया मैंने। इनकी माता जी ने निश्चित ही ऐसे संस्कार इनको दिए हैं जिससे ये इस तरह से समाज के लिए समर्पित है, जो आज के जमाने में बहुत ही कम देखने को मिलता है। और अपने पेरेंट्स से ज्यादा उनका लॉस कभी कंपनसेट नहीं हो सकता, क्योंकि मैं खुद महसूस कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पेरेंट्स भी स्वर्गवास हो चुका है और मेरी मदर का तो इसी साल हुआ है 24 मई को। कितना हम लोगों को उन लोगों से विजडम होती है, इतना सीखने को मिलता है। तो मैंने देखा कि हमारे जो बुजुर्ग है, पेरेंट्स हैं, उनमें विजडम का कोई सानी नहीं है।
और हम लोग उनके अच्छे रास्ते पे बताए चीजों को और समाज में फैलाते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं, तो ये उनके लिए सबसे अच्छी श्रद्धांजलि होगी। तो मेरी तरफ से उनको चरणों में बहुत बहुत श्रद्धांजलि। मैं एक निवेदन कर रहा था कि 11:22 से लेकर के 20 मिनट का पर रहेगा संतों का लेकर उसको हम चाहेंगे कि गाँव ले जा रहा हूँ व्यवस्था को में, तो हमारा भजन साथ चलेगा। आपका वहां से मैं दूर माइक चल के दोयती रखेगी, रिकॉर्डेड हो जाएगा श्रद्धांजलि का प्रोग्राम, और आप इसको जारी रखें। आप वीरेश जी और अरविंद जी आप इसको कंटिन्यू रखना फोन पर। जी जी, धन्यवाद हरपाल सिंह जी, आपने जो उनके प्रति शब्द कहे हैं। और हनुमान राम जी का तो आपने बिल्कुल सही कहा, इतना बड़ा योगदान है और इस तरह के संस्कार माता पिता से ही मिलते हैं। जैसे आपको भी हरपाल सिंह जी जो संस्कार मिले हैं, उन्हीं के बूते आप समाज में जितनी जागृति फैलाते हैं, मैं तो इन चीज़ों का प्रत्यक्षदर्शी रहा हूं कि आपने किस प्रकार बिहार में अपनी सर्विस में रहते हुए वहां लोगों को साथ में जोड़ा, उनके हितार्थ बहुत सारी बातें की। और हमारे ग्रुप में ज़्यादातर लोग ऐसे ही हैं कि जो समाज के प्रति गहन चिंतन रखते हैं। हनुमान राम जी के बारे में मैं बताऊं कि अभी जो लेटेस्ट इन्होंने अपने खोज एक R&D के हिसाब से इन्होंने देखा कि सहकारिता कार्यक्रम को केंद्र सरकार एक प्रकार से अपना हथियाने के नियत से काम कर रही है। सहकारिता जैसी एक जो चीज है इससे, और इसका एक फेडरेशन बना करके सहकारिता का उसको कॉर्पोरेट के हित में इस्तेमाल करना सरकार चाहती है। उन्होंने इस बात को बहुत बारीकी से महसूस किया और पकड़ा, और इसके एक रोकथाम के लिए अभियान शुरू किया है। राजस्थान के 7 गांवों को मैंने सुना है, उन 7 गांवों में राजस्थान के जो सहकार, एक सामाजिक सहकार की संस्थाएं स्थापित करेंगे, जहां कृषि उपज जो है उनकी गुणवत्ता को बरकरार रखने का संदेश दिया जाएगा, उनको बरकरार रखा जाएगा, उनकी पैकेजिंग की जाएगी, प्रोसेसिंग की जाएगी यथासंभव, और उसका विपणन भी यानी मार्केटिंग भी उसकी आपस में सामाजिक सहकार के हिसाब से की जाएगी। उनकी योजना है कि पहले म्यूचुअल इसका विपणन करने के बाद जो आपस में लेन देन है, भाई जैसे राजस्थान के किसी एक गांव में जवार होती है, किसी एक घर में, दूसरे घर में मूंग होती है, तीसरे घर में जाकर के कोई तिल पैदा होता है, मूंगफली होती है, इन सब का आपस में एक उपभोग करने की बात है, यानी प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर एक चेन बनाने की बात है। और वो चेन म्यूचुअल होगी, सबसे पहले आपस से शुरुआत होगी, इसके बाद नीबरिंग होगी, यानी पास पड़ोस में, अपने जानकारी में, अपनी रिश्तेदारी में उस उपज का विपणन किया जाएगा। इस तरीके से बढ़ते बढ़ते यानी उत्पादक से उपभोक्ता की चेन एक तैयार होगी, जो इस समय कॉरपोरेट कर रहा है। कॉरपोरेट की यही नियत है कि वो उत्पादक से लेकर के उपभोक्ता तक की चेन में अपनी घुसपैठ करना चाहता है कॉरपोरेट, अपने छोटे छोटे मिशंस के जरिए, कंपनियों के जरिए। और इस प्रकार से जो हिंदुस्तान में तमाम जनता, चाहे वो छोटे व्यापार के जरिए हो, चाहे उससे जुड़े एक जो उससे प्रक्रियाएं होती हैं प्रोसेसिंग की, उनसे जुड़ के अपना रोजगार का जो सर्जन कर रहे हैं, उस सब को कॉरपोरेट एक किस्म से अपने कब्जे में लेने की बात कर रहा है, उसको ऑक्युपाई करने की बात कर रहा है। उसी के खिलाफ ये अभियान हनुमान राम जी ने शुरू किया है। और मैं जहाँ तक समझा हूँ, उनका ये अभियान जरूर एक दिन रंग लाएगा। शुरुआत छोटे से होती है और बाद में बड़े अभियान की ओर जाती है। उसी सिलसिले में आज जहां उन्होंने माता जी का अपनी ये कार्यक्रम रखा है उनकी पुण्यतिथि पर, और उसमें साधु संतों को बुलाया है, जहां पर्यावरण के प्रति जागरूकता का संदेश दिया जाएगा कि क्यों जरूरी है जागरूकता, क्यों जरूरी है पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण को लेकर के अभी हाल में COP27, COP15 के जो बड़े बड़े सम्मेलन हुए हैं, यहाँ लंबे चौड़े दावे भारत सरकार ने किए हैं और कई देशों की सरकारों ने इसके साथ मिलकर अभियान शुरू किया है। इस सब को देखते हुए हनुमान राम जी ने सही वक्त पर इस चीज को समझा है और इसके प्रति ये कार्यक्रम तैयार किया है। अभी 11-22 से जो कार्यक्रम शुरू होगा उसमें इसका विस्तार से बताया जाएगा
को प्रयास किया जाएगा बताने का। एक दिन में तो बताने की चीज नहीं है, बहुत गहन विषय है, बहुत विस्तृत विषय है, इस पर आगे बात करेंगे। लेकिन मैं चाहूंगा कि जो समाज के जागरूक और अग्रणी लोग हैं वो इस अभियान को अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने गांव में ज्यादा से ज्यादा प्रसारित करें। यही एकमात्र रास्ता बचा है आज कॉरपोरेट के जाल से निकलने का, और ये पहली बार नहीं हुआ है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सिंधु सभ्यता के पतन को जब हम पढ़ते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, तो वहाँ जो 7 कारण मिलते हैं सिंधु सभ्यता के पतन के, उनमें एक कारण ये भी मिलता है कि कृषि उत्पाद जो किसानों का था उस समय गेहूं, उस गेहूं के व्यापार पर आधिपत्य एक प्रकार से राजतंत्र का हो गया था। जिस प्रकार आज किसी कृषि क्षेत्र में दखल हो रहा है जरूरत से ज्यादा कॉरपोरेट का, ऐसी स्थिति उस समय पैदा हुई थी। तब किसानों ने एक सामूहिक निर्णय लिया, गेहूं का उत्पादन बंद करके उन्होंने मोटे अनाजों का उत्पादन शुरू किया, और वहां से सिंधु सभ्यता से पलायन करके गुजरात और राजस्थान और इधर जो पश्चिम दक्षिण के इलाके हैं इनमें जाकर के अपना काम शुरू किया, खेती शुरू की। इस प्रकार से सिंधु सभ्यता का पतन हुआ, और वो जो एक व्यवस्था थी शोषण की, उसको इन्होंने पार पाया, उससे जीते किसान। और यानी मैं ये कहना चाहूंगा कि किसान भले ही अनपढ़ है लेकिन उसकी समझ बहुत विकसित है। वो जानता है प्राकृतिक प्रकोप के दौर हो चाहे किसी भी तरह की स्थिति हो, वो हर दौर से निकलना जानता है। जरूरत उसके बीच जागृति फैलाने की है। ये जागृति फैलाने का काम हम करेंगे कि कॉरपोरेट इस समय आधिपत्य करना चाहता है हमारे संसाधनों पर, हमारी नदियों पर, हमारे पहाड़ों पर, हमारे हवाई अड्डों पर, हमारे जो पोर्ट्स हैं उन पर, और हमारी खास तौर से हमारी जमीनों पर कब्जा करना चाहता है। तो इस सब से बचने का यही एक तरीका है सामाजिक सहकार। सामाजिक रूप से हम जागृत हों, अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाएं और इस कार्यक्रम को हम लागू करें ज़्यादा से ज़्यादा तरीके से। मैं चाहूँगा कि अगले वक्ता के रूप में ओम जी आए। पूरा नाम मैं उनका नहीं देख पा रहा हूँ। वो अपने 2 शब्द माता श्री के प्रति कहें, और जो साधु संत आए हैं उनके प्रति भी अपने 2 शब्द कहें ताकि रिकॉर्ड किया जा सके। आपका संबोधन सीमित और बहुत उच्च होना चाहिए। शुरू करें। ओम जी। ओम जी मुझे सुन रहे हो तो अपना माइक खोले। मैं पूरा नाम उनका पढ़ नहीं पा रहा हूँ, अगर नाम कुछ और भी है, शुरू में ओम लिखा है उनकी जो प्रोफाइल में देख पा रहा हूँ, तो वो अपना संबोधन दें। कोई और आए इस बीच में? गोपाल राम जी अपने 2 शब्द कहें माता श्री के प्रति उनका जी। वारु तन मन धन सभी पद पर कामन हार, अनंत युग जो पच मुवे गुरु बिना नहीं निस्तार। ज्ञान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पद में, मंत्र मूलम गुरु आकिए संतवाणी का आनंद लिया है अभी थोड़ी देर। पूजा सतगुरु की कीजिए, पूजा जिन मान, जो जन सींचे मूल को मूले फले हकाई। गोपाल राम जी उधर वो कार्यक्रम उधर चल रहा है, आप तब तक अपने 2 शब्द कहें, रिकॉर्ड होना है तो आप कहें 2 शब्द माता श्री के प्रति। आप अपना माइक ऑन करें। अपना माइक ऑन करें गोपाल राम जी।
अगर मुझे सुन पा रहे हैं गोपाल राम जी, अपना माइक ऑन करें। अच्छा, भजन वाला कार्यक्रम बंद हो गया है। अगर कोई है तो अपनी बातें कहें। भाई ऊंचा हवे तो हमें सागर माई, भाई ऊंचा हवे तो हमें सागर माई, कार्यक्रम चूंकि रिकॉर्ड हो रहा है तो हम अपनी बात जारी रखें, मुझे ऐसा लगता है। दरअसल जब हम सरकार के बारे में कोई बात करते हैं आज, तो ये लगता है कि हम सरकार के खिलाफ हैं और हमारा कोई पॉलिटिकल उद्देश्य है उसके पीछे। ऐसा वास्तव में नहीं है। हम 3 कृषि कानूनों के दौर से ही कहें तो इस सरकार की नीयत को समझ करके हम उस पर बराबर बात किया करते हैं। हमारे प्रोग्राम चलते हैं साप्ताहिक तौर पे। हर संडे को हमारा कार्यक्रम होता है 11:22 से लेके 1 बजे तक का। उसमें जो करंट अफेयर्स हैं, जो आज की गतिविधियां हैं, जो सरकार संसद में कानून लेकर आती है, जो कार्यक्रम सरकार नए नए तरीके से चालू करती है, उन सब पर एक विस्तृत चर्चा हम लोग करते हैं और उसके आधार पर हम बताते हैं कि क्या स्थिति है, क्या होना चाहिए, क्या नियत सरकार की है। तो वहाँ जो चर्चाएं होती हैं वे सरकार का विरोध करने के लिए नहीं, बल्कि उन नीतियों के बारे में सही परिचर्चा हमारा ध्येय होता है। उसमें अगर कोई प्लस पॉइंट है तो प्लस भी आता है, और माइनस पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट कोई है जिसमें बदनीयती सरकार की हम दिखाई देती है, उस पर भी चर्चा खुलकर होती है। ये हमारा कार्यक्रम इस तरह का है। हमने देखा है कि 3 कृषि कानूनों के समय भी हमने विस्तार से चर्चा की, और जैसा कि हमने कहा था कि ये 3 कृषि कानून किसी किसान के हित में नहीं है, ये इट इज़ नॉट इन फेवर ऑफ फार्मर्स। ये एग्री प्रोड्यूस ट्रेड फैसिलिटेशन एक्ट के नाम से थे। पहले ऑर्डिनेंस था, ऑर्डिनेंस के बाद वो एक्ट बना और वो बाद में रिपील भी हुए। आपने देखा कि चूंकि वो किसानों के लिए थे ही नहीं, सरकार समझा ही नहीं पाई इस बात को कि ये किस तरीके से कानून किसानों के हित में है। वो केवल कृषि उपज के जो व्यापार था, जो व्यापार की चेन थी, उसको सहूलियत देने के लिए किया गया था, फैसिलिटेट करने के लिए लागू किए गए थे। 3 कानून लाए गए थे। इसके पहले भी 2 बड़े कानून आए हैं। एग्रीकल्चर लैंड लीज एक्ट था, इसके बारे में भी आया, और दूसरे इसी तरीके से बराबर कानून सरकार ला रही है, एक एक करके ला रही है समय समय पर। और आज जो सबसे लेटेस्ट कानून है वो है कोऑपरेटिव का कानून।
कोऑपरेटिव्स को फेडरेशन बनाने का कानून, जैसे हनुमान राम जी ने भी विस्तार से समझाया है कि प्रत्येक गांव में 6 से लेकर 7 लाख तक सोसाइटी बनाई जाएंगी, कहीं एक गांव की, कहीं 2 गांव की, और उन सोसाइटियों का एक ग्रिड बनेगा। वो ग्रिड पूरी जो एग्री प्रोड्यूस हैं अलग अलग क्षेत्रों की, जैसे ओडीओपी में है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, उस सारी को अपने पोजेशन में ले करके उसको जो है इनकॉर्पोरेट के गोदाम जो बन रहे हैं, साइलोज बन रहे हैं, वहां तक पहुंचाने का काम करेगा और वहीं से इसका फिर ट्रेड होगा। यानी एक सिंगल कंपनी इसका ट्रेड करेगी और इस तरीके से पूरे उस पे एक किस्म से, जैसे टिकैत, राकेश टिकैत के मुंह से हम सुनते रहते हैं कि रोटी को तिजोरी में बंद करने की बात है, तो निसंदेह ये अभियान कहीं ना कहीं उसी ओर जाता है कि जहां रोटी तिजोरी में बंद हो जाएगी, यानी किसी एक उद्योगपति के हाथ में होगा या 2 उद्योगपतियों के हाथ में पूरा जो हमारी फूड प्रोडक्ट्स हैं वो चली जाएंगी, उनका मार्केटिंग जाएगा। वो चाहेंगे जमाखोरी करेंगे, चाहेंगे उसको बेचेंगे, चाहेंगे तो उसका भंडारण करेंगे। यानी हमें जो आज अपनी जो जिन्स है सीधे सीधे जिसका उपभोग हम कर सकते हैं वो इस तरीके से होगा उसका कि वो उनके पास चला जाएगा, आपस में म्यूचुअल हम उसका नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमें ढूंढनी है यहाँ गलियां, हमें लूप होल्स ढूंढने हैं कि इतने सारे जो ये प्रपंच रचे जा रहे हैं फूड चेन को ऑक्युपाई करने के लिए, कॉरपोरेट का कब्जा इस पे कराने के लिए, क्या उसमें कुछ लूप होल्स भी हैं? वो लूप होल्स हैं, लूप होल्स ढूंढने का काम ही हनुमान राम जी ने किया है। वो लूप होल्स हैं सामाजिक सहकार, यानी वो सहकारिता जो उनके हित में हो रही है, वो सहकारिता हमारी अपनी हो, उस पर हमारा होल्ड हो, वो सरकारी मोहर उस पर ना लगी हो, सरकारी कानून उस पर ना लागू हो, बल्कि वो कोऑपरेटिव जो चौधरी साहब के टाइम से, जो महात्मा गांधी के स्वप्न जो थे उसके बारे में, ग्राम स्वराज के बारे में, उसमें जो उसके बाद जो कोऑपरेटिव के कंसेप्ट आए हैं, उत्तर प्रदेश से जिसकी शुरुआत हुई और राजस्थान में गया और इस समय 73वां 74वां संशोधन हुआ, उसके अंतर्गत जो कोऑपरेटिव का प्रावधान है, जो ग्राम समाज का अधिकार है अपने प्रोडक्ट को, अपने को मार्केटिंग के लिए, उसके भंडारण के लिए जो सुविधा उसमें मिलती है कोऑपरेटिव से, और जो संसाधन को अपने बचाए रखने के लिए संसाधनों को जो तरीका उसमें या जो कानून या जो बायलॉज उसमें बनाए गए हैं ग्राम सरकार के लिए, जो 29 विषय हैं संविधान संशोधन के, उनके अंतर्गत जो ग्राम समाज का उस पर अधिकार जताया गया है, उसके तहत अनुपालन उसका करते हुए हम अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाएं और उन कोऑपरेटिव सोसाइटीज को आपस में उनका म्यूचुअल कनेक्शन हो। यानी बिहार की सोसाइटी का राजस्थान की सोसाइटी से और राजस्थान की सोसाइटी का हिमाचल की सोसाइटी से आपस में, चूंकि प्रोडक्ट किसानों के पास ही सारी होती हैं, संसाधन सब किसानों के पास होते हैं, तो आपस में उनका म्यूचुअल मार्केटिंग की व्यवस्था कोऑपरेटिव्स के बीच में, बजाय कोऑपरेटिव का ग्रिड बनाने के, ग्रिड हो तो लेकिन वो ग्रिड म्यूचुअल हो, उनके इंटर रिलेशन कायम किए जाए। बिहार का मखाना बिहार की और दूसरी प्रोडक्ट शहद है बिहार का, और बिहार के बांस के बेंत हैं, पश्चिम बंगाल की जो है वो वहाँ की मछलियाँ हैं, सी फूड्स हैं, केरल के मसाले हैं, और जगह जगह से जो इस तरीके की प्रोडक्ट हैं लोकल वहाँ की, उनका मार्केटिंग पूरे बाकी शेष स्टेट्स में गांव सभा तक किया जा सके, यानी जो रूरल कंज्यूमर्स हैं उन तक अप्रोच बन सके। क्योंकि अर्बन जो कंज्यूमर्स हैं उनके लिए तो तमाम सुविधाएं उपलब्ध हैं, गांव का उपभोक्ता जो है उसके उत्पाद की कोई मार्केटिंग की व्यवस्था नहीं है, और उसके जो कंज्यूम वो करता है, जो उपभोक्ता के रूप में वो सामान की खरीदारी करता है, उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये व्यवस्था जो है ये हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज कायम करेंगी। इसी तरीके, इसी उद्देश्य को लेकर के हम कोऑपरेटिव का गठन करने के लिए अभियान शुरू कर रहे हैं। अभी हनुमान राम जी ने 7 गांव चुने हैं राजस्थान के, उन 7 गांवों में इनको लागू किया जाएगा। उनका म्यूचुअल मार्केटिंग और म्यूचुअल उसकी प्रोसेसिंग, उसका भंडारण, सब कुछ वो करेंगे। उसमें शिक्षा को लेकर भी उन्होंने रखा, ऐसा नहीं है कि केवल एक सूत्री कार्यक्रम है। जो 17 गोल्स हैं एसडीजी के, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो 17 गोल हैं, उनको ध्यान में रखते हुए ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज को करने का प्रयास किया जा रहा है, क्रियान्वित करने का, उनको आगे बढ़ाने का काम उसी 17 गोल्स को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। क्योंकि सरकार के ऊपर भी दबाव है 17 गोल्स को लागू करने का, लेकिन वो इसको कॉरपोरेट के थ्रू लागू करना चाहती है, और हम इसको ग्राम सरकार के माध्यम से चाहते हैं कि लागू हो। और ख़ास तौर से जो उनकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं वे एक्शन कमेटी के रूप में, एक्शन एजेंसी के रूप में काम करें।
जो कार्यवाही उसमें संचालित होगी वो कोऑपरेटिव के जरिए होगी। तो इन कोऑपरेटिव का ज़्यादा से ज़्यादा गठन अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने गाँव में किया जाए। यहाँ मैं एक निवेदन और करना चाहूँगा, जो रिटायर्ड हमारे समाज के लोग हैं और वो सक्षम हैं, समर्थ हैं, उनके पास जानकारी है, किसी के पास साधन है और किसी के अपने लिंकेज हैं, पॉलिटिकल लिंकेज, उन सब का इस्तेमाल करते हुए इस अभियान में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और समझें इसको कि इसकी महत्ता क्या है। हमारी नस्लें बर्बाद होने की स्थिति में हैं, उनके पास कोई तरीका नहीं है अपने बचाव का। उनको अगर हमें बचाना है और हम चाहते हैं कि वो भी बच पाएँ, आगे बढ़ पाएँ, अपने मकसद में कामयाब हो पाएँ, जो खेती किसानी है वो बच पाए, उस सब के उद्देश्यों को लेकर के उस समाज को, जो हमारा रिटायर्ड वर्ग है, अलग अलग विभाग से अलग अलग जानकारी के साथ, अलग अलग क्षमताओं के साथ, वो इसमें अभियान में आगे आए, इनके साथ जुड़े और आगे इस तरीके से कार्यक्रम को बढ़ाया जाए, इस चीज की जरूरत है। मैं आह्वान करूंगा कि राम प्रसाद मुंडेल जी, आप अपने 2 शब्द माता श्री के प्रति कहें और बाकी दिशा निर्देश भी आप दें, चूंकि आप तो बराबर कार्यक्रमों में आते रहते हैं। राम प्रसाद मुंडेल जी, मैं चाहूंगा कि आप अपना माइक खोल करके अपना संबोधन दें। मुंडेल साहब। राम राम साहब। राम राम जी। माता जी को हमारी तरफ से, हम सब की तरफ से सादर नमन प्रणाम। हनुमान जी बहुत ही अच्छा और आने वाली पीढ़ियों को जिंदा रखने का जो अभियान चला रहे हैं, कल उनसे मेरी बात भी हुई थी, तो भाई सत्संग करेंगे तो हम लोग माता जी को श्रद्धांजलि इस अपने ज्ञान के माध्यम से जो हमारी आने वाली पीढ़ियों की जड़ें सींचेगी, उसके लिए मैं हनुमान जी को और आप जो भी मेरे जो भी जुड़े हैं, आप सबका मैं आभार करता हूँ। और मुझे अभियान बहुत अच्छा लगा, मैं इसमें जुड़ करके भी बहुत खुश हूँ और जहाँ तक हो मैं इस अभियान को आगे बढ़ाने में जितने भी मेरे प्लेटफॉर्म है, मैं यहाँ कोशिश कर रहा हूँ। आप सबका सादर अभिनंदन, माता जी को पुनः नमन। राम राम साहब। राम राम जी मुंडेल साहब। आपने दरअसल मैं ये चिंता करता हूँ बराबर, और आप लोगों से भी कहता हूँ कि चिंता बराबर आपको भी होनी चाहिए। अभी जब कोरोना अपने पूरे उरूज पर था, तो आपने देखा होगा कि पूरे विश्व की जो गतिविधियां हैं, कार्यवाही है, वो सब बंद थी। 100% लॉकडाउन था, पुलिस डंडे मारती थी बाहर निकलने पर। लेकिन आपने देखा होगा कि उस समय सरकार को भी बाध्य होना पड़ा कि कृषि एक ऐसा क्षेत्र था कि ये बाधित नहीं हुआ। वो मार्च अप्रैल का महीना था, फसल की कटाई थी और उस समय बाकायदा जो ट्रैक्टर मैकेनिक्स हैं, जो थ्रेसर्स के मैकेनिक्स हैं, उनकी दुकानें खोली गई। सरकार ने तेल की व्यवस्था कराई, सप्लाई करने की, उनके लिए पेट्रोल पंप खुलवाए गए विशेष रूप से, और खेती के अभियान को चालू किया गया। चूँकि पेट एक ऐसी चीज है कि इसका भरना बेहद जरूरी है और पेट भरा जाएगा खेती बाड़ी से। है क्या असलियत क्या है? ये जो कुछ मैं कहूँगा ताकतें हैं, सियासी ताकतें, इन्होंने पिछले हजारों साल से सबक लेके ये समझा है, ये जो स्ट्रेंथ है खेती की, जमीन की जो स्ट्रेंथ है, इसको समझा है। और जिस प्रकार अभी मैं चर्चा कर रहा था कि कोरोना के दौरान एक खेती ऐसी चीज थी जो चालू रही, तो इन्होंने भी उस बात को शिद्दत से महसूस किया है कि ये खेती ऐसी चीज है कि जो हर बुरे से बुरे दौर में बचाएगी, और बचाया भी है। इससे पहले भी, चाहे प्लेग रहा हो, चाहे उसके पहले कोई अभियान रहा हो, हमेशा इस खेती ने बचाया है। 11:22 पे मैं सहकार का बोलूंगा आपके बीच में, तो तब तक आप मीटिंग को चलाएं। जी ठीक है, ठीक है हनुमान राम जी, आप जो है आप आ जाना 11:22 पे आप आना, तब तक मैं चालू रखता हूँ इसको जैसे भी है। सुरेश जी हैं हमारे बीच में, देशवाल जी,
तो मैं उनसे कहूँगा कि वो माता श्री के प्रति 2 शब्द अपने कहें। सुरेश देशवाल जी, सुरेश जी शायद देशवाल जी ही हैं, आगे नाम मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, सुरेश पढ़ पा रहा हूँ केवल। तो मैं कहूँगा आपसे कि आप 2 शब्द माता जी के प्रति अपने कहें। सुरेश जी। सर सुरेश जी कालेर साहब है, सुरेश कालेर जी जी। कालेर। सुरेश कालेर जी, मैं वो पढ़ नहीं पा रहा, केवल सुरेश नाम आ रहा था, तो सुरेश देशवाल जी आते हैं। कालेर जी 2 शब्द मैं चाहूँगा कि आप अपनी तरफ से माता जी के प्रति कहें अपने। सुरेश कालेर जी, फतेहाबाद सीकर। फतेहपुर, सॉरी। हनुमाना राम जी को राम राम साहब, और आपकी माता जी का जो आज प्रथम पुण्यतिथि है उनको मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि किसानों के लिए जो जितनी अच्छी बातें आप बता रहे हैं और इस दिन को चुना, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद आपको। धन्यवाद जी, राम राम। सुरेश जी, आप लोगों का ये समय आया है, आप लोगों को सहयोग करना है कार्यक्रमों में, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। युवाओं को जोड़ा जाए, युवाओं को बताया जाए कि खेती वो चीज़ है कि सब कुछ चला जाएगा, लेकिन खेती कभी जाएगी नहीं और इसकी ज़रूरत हमेशा रहेगी। जब तक इंसान की भूख है, इंसान की वृत्ति है खाने की, तब तक ज़मीन का बहुत महत्व है। ये जो पार्टियां, जैसे मैं कह रहा था, ये जो सियासी ताकतें हैं, ये चाहती हैं, इन्होंने समझ लिया है ज़मीन की अहमियत को, तो अब ये ज़मीन को किसी भी रूप में हथियाने की इनकी कोशिश है कि ये हत्या करके इसको वृहद रूप से खेती शुरू की जाए। जैसे ऑस्ट्रेलिया में, जैसे अमेरिका में, जैसे और दूसरी जगह बड़े बड़े फार्म बना करके खेती होती है, यानी इसको एक, उससे लागत घटेगी। जो कंपटीशन है कृषि उत्पादों को लेकर के, जो बाजार का कंपटीशन है, उसे कवर करने के लिए या उसे कम्पीट करने के लिए कृषि उत्पादन की लागत को घटाना जरूरी है। और वो लागत तभी घटेगी जब एक प्रकार से जब बल्क में खेती होगी, यानी फार्म बना करके छोटे छोटे लैंड पीसीज पर नहीं बल्कि फार्मों पर खेती होगी। और वो फार्म तभी बनेंगे जब आप अपनी ज़मीनें इनको बेच देंगे, इनको दे देंगे, तभी ये फार्म बना पाएंगे। यानी एक प्रकार से जो हम पिछले 3 साल से कहते आए हैं कि 2 तरह का लिंकेज होता है, एक फॉरवर्ड लिंकेज, एक बैकवर्ड लिंकेज। 73वें संशोधन के बाद जो आर्थिक उदारीकरण का कार्यक्रम उसके पहले और बाद में आया था, 1996 में जो इन्होंने लागू किया था कार्यक्रम। जी तरार साहब समझ रहे हैं किसानों की सबसे बड़ी जो समस्या है, उनका जो लागत मूल्य है वही नहीं आ पा रहा है। इस वजह से है थोड़ी जागरूकता। हनुमाना राम जी हैं, आप हैं, उधर अरविंद भाई साहब हैं जो ग्रुप में लगे हुए हैं, उन लोगों का प्रयास भी यही है कि जितना हो सकता है उतना अपने आस पड़ोस और परिचित लोगों को अवगत करवाया जाए। और प्रयास करते हैं वो, ऐसा नहीं है कि कर रहे हैं और उसी में लगे हुए हैं। अब कितना निकल करके जैसे जैसे दिन जा रहे हैं, लोग जागरूक भी हो रहे हैं और अपनी खेती के प्रति है वो एक लगाव है, वो एक अच्छा रिजल्ट आ रहा है। हाँ, अभी तो बहुत ही कम है सुरेश जी, बहुत समय लगेगा जागृति पूरी होने में। हमें यूनिवर्सिटीज में जाना पड़ेगा। जो हमारे युवा आकर्षित हो रहे हैं उस एक आभासी दुनिया की तरफ, जो आभासी दुनिया है, कब कौन कंपनी बैठ जाए, उस कंपनी में अपना भविष्य खोज रहे हैं हमारे युवा, और किस कंपनी का कब दिवालिया निकले और कब वो छोड़ के सरेंडर करके चली जाए। हमारे युवा सड़क पर आ जाते हैं। कोरोना में देखो कितने रोजगार हमारे खत्म हुए। तो कृषि एक ऐसा रोजगार है कि इस तरफ हमें अपने युवाओं को बढ़ाने के लिए करना क्या होगा कि हमें जो अपनी कृषि विद्यालय हैं उनको कृषि यूनिवर्सिटी बना करके वहाँ ऐसे कार्यक्रम शुरू करने होंगे कि जो स्मॉल स्केल पर फूड प्रोसेसिंग की ट्रेनिंग वहाँ युवाओं को दी जाए और वो अपने अपने गांव में इस तरह की यूनिटें लगाए जो कम से कम प्रोसेसिंग का काम, ग्रेडिंग का काम। भाई गेहूं को आप ले लीजिए, गेहूं अगर हम कच्ची अवस्था में लेकर के मंडी जाते हैं तो उसके दाम हमें बहुत कम मिलते हैं, लेकिन व्यापारी के पास जब वो जाता है, हमारा उत्पाद कोई भी, चाहे गेहूं हो चाहे दाल हो, वो उसकी ग्रेडिंग करता है। सबसे पहले A-B-C ग्रेड में उसको कन्वर्ट करता है, इसके बाद उसकी पैकेजिंग करता है या प्रोसेसिंग करता है और तब उसको लेकर के वो मार्केट में जाता है। वहाँ उसको उसका दाम मिलता है, मुनाफा कमाता है उससे वो। तो क्यों नहीं हमने देखा कि उन कंपनियों में अधिकतर हमारे युवा ही होते हैं
उनके वहाँ मैनेजर के तौर पे हूँ, चाहे कर्मचारी के तौर पे हूँ, हमारे कृषि से जुड़े किसान के युवा ही वहाँ ज़्यादातर काम करते हैं, वही होल्ड करते हैं, वही उनको सेठों को पैसा कमवाते हैं। तो क्यों ना अपने उद्योग को लगाएं और हम सहकारिता के माध्यम से उनको प्रेरित करें इस बात के लिए, उनके लिए संसाधन जुटाएं, चाहे उनकी मशीनें लगवाने का काम है, चाहे उनको जमीनें दिलवाने का काम है, वो दिलवा करके गांव स्तर पर हम उद्योग कारखाने लगाएं अपने इस तरीके के। एक और चीज आज आ रही है, बांस की खेती के बारे में बड़ा प्रचार पिछले दिनों हुआ। तो बांस अपने आप में एक बहुआयामी खेती है, इसके बहुत सारे आयाम हैं, सरकार भी इस पर तरजीह दे रही है। तो बांस की खेती को हम कम से कम ईंधन में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ऐसी छोटी छोटी यूनिटें लगाई जाएं जिससे बांस का इस्तेमाल करके हम एथनॉल तैयार करें और अपने कम से कम ईंधन में भी अगर गाँव की आत्मनिर्भरता होती है, बिजली घर अपने लगाए जाए उस ईंधन से, अपनी जो कृषि उत्पाद हैं, छोटे छोटे गोबर है, उससे हम गोबर के संयंत्र लगा करके गांव को इस कदर बनाए कि उसकी निर्भरता कम से कम हो। जिस प्रकार आत्मनिर्भर भारत की बात चल रही है, तो आत्मनिर्भर गांव के प्रति हमें बढ़ना होगा और ऐसी योजनाएं लागू करनी होंगी जिससे प्रत्येक गांव ऊर्जा के मामले में, शिक्षा के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में आत्मनिर्भर हो। उसी गांव का युवा वहाँ अपनी प्रैक्टिस करे, उसे प्रोत्साहित किया जाए, उसकी आजीविका का प्रबंध करे ग्राम समाज और ये सहकारी समितियां मिलकर। तो इस तरीके से जब हम चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो कोई बात नहीं है कि हम सरवाइव ना कर पाए, एक पैरेलल व्यवस्था ना खड़ी कर पाए, अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत ना कर पाए। चौधरी चरण सिंह की किताबों में इसी चीज का उल्लेख किया गया है कि किस प्रकार आपके सजेशन और हनुमानाराम जी हैं, उनसे सब लोगों से जुड़ने की वजह ये रही कि बच्चे को एग्रीकल्चर विषय दिलवाया और आपने जो सजेशन दिया था कॉलेज का वो भी किया है। और बिल्कुल उससे आगे भी हम चाहते हैं जी बॉस, उससे आगे भी हम चाहते हैं कि उनको प्रशिक्षण इस तरीके के मिले कि वो आत्मनिर्भर भारत को बनाने में, आत्मनिर्भर गांव बनाने में अपना योगदान सुनिश्चित कर सकें। इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम ज्यादातर कृषि संस्थाएं हमारे लोगों की ही हैं, उसमें मेंबर हमारे लोग हैं, डायरेक्टर चेयरमैन सब हमारे लोग हैं। तो उनसे मिलकर के हम कहें, जैसे हमारे यहाँ बड़ौत में जाट कॉलेज एक है, जनता वैदिक कॉलेज, डिग्री कॉलेज, हम चाहते हैं कि वो यूनिवर्सिटी बने, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, और उसके एफिलिएशन में कई कॉलेज स्थापित हों और कहीं इस तरह के कार्यक्रम वहाँ चलाए जाएं, इस तरह के विषय हों जिसमें हम आपकी बार यूनिवर्सिटी बनने के फुल चांसेज हैं उसके। बाकी तो आप लोगों का विषय है वो उधर का, आप लोगों का लोकल का। हनुमान राम जी आप बोलना चाहेंगे कुछ? हनुमान राम जी आप जी हनुमान राम जी अपना माइक खोल के बोलना चाह रहे हैं। उधर अभी शोर हो रहा है मेरे विचार से, वो इसलिए नहीं बोल पा रहे। अभी 11:22 से उनका कार्यक्रम शुरू होगा, 6 मिनट अभी हैं, तब तक हम अपनी बातें करते हैं। सर जी सर। वीरेश जी तरड़ सर, आपके ज्ञान के हमारे ग्रुप के सदस्य कायल हैं। एक बात जो मेरे कलेजे में चुभ गई, बहुत गहरे में चली गई, आपने जो बात बताई ना सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश क्यों हुआ, तो ये हमारा विनाश भी सर उसी तरीके से करने जा रहे हैं। बिल्कुल, अगर हम समय रहते नहीं चेते ना, तो हमें ये उस सभ्यता की तरह ही नष्ट कर देंगे ये कॉर्पोरेट। उसी संक्रमण के दौर में हम हैं जो उस समय था, सिंधु सभ्यता के समय, आज से 5000 साल पहले। अपना इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है और हम जानते हैं बचना इससे। हमें केवल अपने हुनर को याद करने की जरूरत है, अपने हुनर को निखारने की जरूरत है और हमारी पीढ़ी ये काम कर सकती है। जो युवा हैं उनमें तो इस तरह के ज्ञान है नहीं या उधर वो चर्चा नहीं करना चाहते, लेकिन उनको हमें ये ज्ञान देना जरूरी है और इसीलिए ये कार्यक्रम बहुत जरूरी है। इसमें अपने अपने परिचय के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे रविवार के कार्यक्रम में जोड़ा करें आप लोग, तो जितने ज़्यादा लोग इससे अवगत होंगे और जो इससे संबंधित वीडियो बनते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पे आप वायरल किया करें, उनको शेयर किया करें अलग अलग ग्रुप्स में। तो ऐसी ही जानकारी बढ़ते बढ़ते बढ़ेगी, लोगों में एक जागृति आएगी, कम से कम एक सेल्फ इंस्पायरेशन होगा, स्वयं प्रेरित कार्यक्रम चलेंगे, लोगों में इच्छा शक्ति जागेगी कुछ करने की और लोग जुड़ेंगे। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। ये एक कहने की बात नहीं, इसको हमें जीवन में एक अपने फलीभूत करने की बात है, इसको आत्मसात करने की बात है। इस जो ये कही जाती है बात, इसको आत्मसात करें और कारवां अपना बनावें। अब देखिए राहुल गांधी अकेला ही चला था निकल के घर से अपने, और कितना बड़ा कारवां लेकर के चला है। कश्मीर जाते जाते कारवां कितना बड़ा होगा, तो हमें भी निकल पड़ना है इसी तरीके से।
गाँव को में अलग जगानी है, गाँव को बताना है कि वो क्या कर सकते हैं, उनकी सामर्थ्य क्या है। वो अपनी ताकत को भूल बैठे हैं, वो दबाव में आ गए हैं। ग्राम प्रधानों को दबाया जा रहा है, आतंकित किया जा रहा है, उनको डर दिखाया जा रहा है कि आपको जेल भेजा जाएगा, आप जो है आप पर भ्रष्टाचार के आरोप लगेंगे, भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाओगे। और वो ग्राम प्रधान डरे हुए हैं। उनको मजबूत करने की जरूरत है, उनको बताने की जरूरत है कि वो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, कोई भी सरकार उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वो अपना संगठन बनाए। उत्तर प्रदेश में जैसे हमने उत्तर प्रदेश ग्राम प्रधान संगठन बनाया हुआ है, ऐसे प्रत्येक राज्य में हमारे संगठन हो, मजबूत संगठन हो, उनसे सदस्य जुड़े हुए हों। जब भी कोई ऐसी बात आए तो वहाँ सामूहिक आंदोलन किए जाएं, अपनी आवाज़ बुलंद की जाए। और सुप्रीम कोर्ट में जैसे मैंने बताया था कि सुप्रीम कोर्ट में भी हमारे ग्रुप तैयार है, जो ग्राम पंचायतों के 29 अधिकारों को लेकर के हमसे जुड़ने के लिए ललायित है। और उनको हम केवल कार्यक्रम दें, यहाँ से ग्राम सभाओं को जोड़ें उनके साथ में। तो धीरे धीरे उस तरफ हम बढ़ रहे हैं। हालांकि गति बहुत कम है, मंथर है गति, उसमें द्रुतता लाने की जरूरत है, तीव्रता लाने की जरूरत है गति में। वो कार्यक्रम जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा सघनता के साथ में शुरू किए जाने चाहिए, वो नहीं हो पा रहे हैं इस बीच में। जी हाँ, थोड़ा अभी यह है कि हमारा 11-22 सेशन में आप लोग वहां मुझे सुनेंगे और ये यहाँ सुनेंगे, और ये चीज हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर श्री चरण में कुछ अपना उद्बोधन दूंगा। जिस व्यवस्था को हम कायम करने के लिए हम सब लगे हुए हैं, आप विभिन्न राज्यों से, यूपी से, हरियाणा से, पंजाब से, बाहर से, यूके से, फ्रांस से काफी लोग जो इसमें शरीकत कर रहे हैं, उसी बात को मैं संतों के श्री चरण में आज मैं उस बात को देना चाहूंगा। हम कई सालों से इस बात को लेकर के निकले, तो हमने ये पढ़ा कि वेब 3 का आया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आया, ऑटोमेशन आया, रोबोटिक आया, और बहुत बड़ा बूम आते आते इंडस्ट्री 4.0 आ गया। इंडस्ट्री का चौथा चरण आया। इस चरण के अंदर जब मैं खेत में खड़ा किसान को देखता हूं तो मुझे यूं लगा, मेरे ख्याल से सारे साथी सुन रहे होंगे मेरे बात भी, तो मुझे ये लगा कि कहीं न कहीं हमारी वस्तुतः चूक है। इस धरती से हम टिकने के बजाय हम और तक किसी दिशा में पहुंच गए हैं। तो एक दिमाग में बात आई कि मैंने मेरी माँ के जीवन को देखा, इनकी खुशहाली को देखा, मेरे पिताजी को देखा, आपके 80 साल के उम्र के लोगों को देखा, और मेरे जीवन के मेरे जो बच्चे और इनके जीवन को देखा, तो मुझे लगा कहीं लैप्स है, कहीं गैप है। उसमें भरने के लिए हम लोग गांव गांव घूमे। नारायण जी हमारे साथ थे छापरी की मीटिंग में, 5-7 गांवों में मैं गया, लोगों को इकट्ठा किया। मैंने कहा हम जब तक सामाजिक सहकार के भाव से नहीं जी लें, तब तक हम इस व्यवस्था को आत्मसात नहीं कर पाएंगे। क्योंकि टेक्नोलॉजी और वेब 3 का मतलब ये वेब 2 में मैं बात कर रहा हूं, जो मुझे बाहर के लोग भी सुन रहे हैं, आप लोग भी तो आया, वो इतना फास्ट आया कि पिछले 50 साल में जो बदला वो 5 साल में, 10 साल में बदला। ये किसी के बस का नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात है। अब ये बदला तो इंडस्ट्री वालों ने कहा कि हम तो अपने बदलेंगे, हमारे सारे तामझाम, ऑटोमेशन ले आए, रोबोटिक ले आए, सारा कुछ इन्होंने ले लिया। किसान जो खड़ा था, इसके ड्रोन तो मिला किसान को एकमात्र, लेकिन ये खेत में ही खड़ा रह गया। ये इसी भाव मंडी और इसी बात के लिए MSP इसी लड़ाई में रहा। और जब मुझे शाहजहांपुर के जाने का मौका मिला, करते करते मैंने फिर एक बात पढ़ी जो आपको मैं समर्पित करना चाह रहा हूं, वो थी कार्बन क्रेडिट की। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब पर्यावरण को बचाने की बात आती है तो कार्बन का क्रेडिट मिलता है। गुजरात के एक सेठ ने 10 लाख की कार्बन क्रेडिट उठाई, तो मुझे लगा, मेरा दोस्त है रामवीर सिंह श्रेष्ठ जो लोकसभा चैनल में काम करता, अक्सर बात करता है मेरे से। मैंने कहा भाई उसने कैसे उठाई कार्बन क्रेडिट? कि उसने खेती बोई, बगीचा लगाया। 10 करोड़ रुपए हैं, 10 लाख नहीं 10 करोड़ रुपए। हाँ सॉरी, 10 करोड़ है। आप सही मुझे सही कर रहे हो, 10 करोड़ रुपए सही, 10 करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए उस आदमी ने उठाए। आपके पास में बहुत सारा एरिया है और क्रेडिट की फाइल कंपनी के मार्फत लगती है, कार्बन क्रेडिट आपको मिलेगा, ये मेरी श्योरिटी है। मैं राहुल गांधी को भी ये कह के आया था। मैंने कहा आप हमें MSP की बीमारी में मत डालिए। आप
हमारे किसान जो बो रहे हैं इसके अंदर कार्बन उत्सर्जन और कार्बन का सिस्टम है, उसका सागरदारा का मैंने डॉक्यूमेंट दिया कि इसके अंदर ये चीज बोल दी है कि 1.17 लाख करोड़ रुपए किसानों को मिलने चाहिए इस बात के लिए, और लोग उठा रहे हैं। अच्छा, इंडस्ट्री उठा रही है, इंडस्ट्री के सारे लोग उठा रहे हैं। जब इंडस्ट्री के लोग उठा रहे हैं तो मेरा किसान क्यों नहीं उठा रहा? ये बात फिर मेरे जयराम रमेश से राहुल जी ने बात कहा कि आप जयराम रमेश से मिलिए, मैं उनसे भी मिला। मैंने उनको कहा भाई संसद में आप इंडस्ट्री के लिए बिल लाए हो तो हमारा भी ये बिल लाइए। कहने का मतलब ये है कि हम किसान का जब तक कंपनी ओरिएंटेड माइंडसेट नहीं कर पा रहे हैं, आपका संस्थान कंपनी के कानूनों के तहत नहीं आ पाता, तब तक आप कार्बन क्रेडिट नहीं ले पाएंगे। चाहे 5 लाख की जमीन हो, चाहे वहां की जमीन हो, पेड़ पौधे लगाने की, पर्यावरण की बात है, इसमें सरकार बहुत सारे पैसे देती है। इंदौर की एक कंपनी है जिसने पैसे उठाए हैं, गुजरात की है। और आप जब जाएंगे गहराई में तो फिर मुझे कहा कि पर्यावरण मंत्री यहाँ मिलो इनसे, हेमाराम जी से। मैंने कहा राजस्थान के बस का सौदा नहीं है, सेंटर का मामला है ये, सेंटर का पर्यावरण मंत्री जो है वो कुछ कर सकता है इसमें। तो हमें इस बात के लिए एग्रीकल्चर मिनिस्टर और पर्यावरण मंत्री से मिलकर के ये बात तो उठानी चाहिए, ये तो हमारे लिए बहुत जरूरी है। और आप जब इस बात को कर लेंगे तो मुझे लगता है कि ये लोग भी इस बात को सीखेंगे। कुछ बातें ऐसी होती है जो ज्यादातर लोग कहते हैं, आप बात कहते हो थोड़ी ऊपर से निकल जाती है इसलिए लोग इकट्ठे नहीं होते। तो मैंने कहा ऊपर नीचे से कुछ नहीं है, जब टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो रही है तो आप इन बच्चों को क्यों आप तरीके से बर्बाद करने पे तुले हो? कौन सी आर्ट्स की स्कूल खोला करके कौन सी डिग्रियां दिला के करना? वक्त बहुत फास्ट बदल रहा है और इतना फास्ट बदल रहा है कि जिसके अंदर आप टिक नहीं पाओ। तो हमने फिर ये सोचा कि भाई हम साकारी सामाजिक सहकार में कुछ बातें सोचें। सामाजिक सहकार के अंदर हमने एक छोटा सा मॉडल बनाया जिसका मेरा दिल्ली में लेक्चर भी हुआ। गांधी प्रस्थान का एक था जिसमें जोजब करके था, उन्होंने मुझे बुलाया, यहाँ हम इकट्ठे हुए थे नागौर में पंचायत राज दिवस पर। तब मैंने उनको कुछ बातें कही। इकोनॉमिक काउंसिल बना दें एक गांव में, एक ग्राम पंचायत की बात कर रहा हूँ। सोशल काउंसिल बना दें, कल्चरल काउंसिल बना दें और कोऑर्डिनेशन काउंसिल बना दें। बाहर के लोगों ने मेरे से काफी सुन रखा है, आज को नए जुड़े हैं वो जुड़ेंगे। 4 काउंसिल का 4 पिलर के ऊपर गांव खड़ा हो जाएगा। इकोनॉमिक काउंसिल में मेरे ये यूथ जो है वो लग जाए, गांव के जो रिसोर्स हैं उनको कलेक्ट करें, रिसर्च वे में आपके जैसे संत महात्मा यदि इन बातों को आगे बढ़ाए और इन बातों के ऊपर करे। मैं आज इसलिए खड़ा हूं कि मेरी मीटिंगें काफी हुई, लेकिन मैं आपसे आशीर्वाद लिए बिना गांवों में निकल गया तो शायद मुझे लगता है कि नरजी और हम कुछ पार नहीं पा रहे, लोगों ने इसको कोई ज्यादा स्वीकार नहीं किया। जब इकोनॉमिक काउंसिल यूथ घूमेंगे, गारंटी है प्राइवेटाइजेशन के मॉडल में नौकरी नहीं है। ये सारी बात आई तो हमने कहा इन बच्चों को ऐसे करें। हमने मोकाला में लिया, इंदौर में इसलिए लिया कि पैसे वाला ज्यादा है, छापरी में इसलिए गए कि पानी वाला ज्यादा है, करकवाड़ बासनी इसलिए गया कि भाई हिंदू मुस्लिम का कोई कंसेप्ट नहीं आए। तो हम करकवाड़ बासनी में यूएई के लोग भी मुझे मिले, मीटिंग ठीक हुई, लोग मिले 10, 20, 50 लोग जो भी मिले। फिर हमने सोशल काउंसिल पर रहा, सोशल काउंसिल बहुत खुश हुए, काफी लोग जुड़ रहे हैं। सोशल काउंसिल पे यूं खुश हुए कि जब मैंने मोकाला में ये कहा कि ये जो बूढ़े लोग बैठे हैं ना, इनकी आदर कदर में बड़ी कमी आई है। और ये मैंने देखा हमारा साहब, ये बहुत बड़ा बदलाव आया। ज्ञान मेरी माँ के ज्ञान के मुकाबले में शायद हमारी इस 10 डिग्री वाले के पास नहीं आया। ये मेरा चैलेंज है। मेरी माँ का जो ज्ञान था वो इस 10 डिग्री वाली बच्ची नहीं ले पाई, इसकी पोती है। वो ज्ञान अलग ज्ञान था जो प्रेम रस भाव पैदा कर रहा था गाँव में। इसके बाद में और कई बार मैंने जब ये बात कही, लड़के बैठे थे यूं, मैंने कहा आप लोग ये सोच रहे होंगे कि करते ऐसे ही हम ही आगे टक्के ले, माँ करती करती गई परी कोई बहु की कह दे तो ये बात ने बड़ो ध्यान रखती है हमारे छोरा गिरे हो जाए बड़न की मत को। आज की बात है नहीं, जकी बहुत बड़ी गई बात है, बुढ़िया बहुत बहु 5 डिग्रियां होला, लेकिन मैं ही बात डरा मारे छोरा कल बजाई। ये बात रो बहुत बड़ो प्रभाव है। ये बात रो समाज में एक बड़ी एक मुहिम री जरूरत है और प्रवचन में ये चीजें आनी भी बहुत जरूरी है कि समाज की जो विकृति हुई है, इसलिए उसको सामाजिक काउंसिल हमने नाम दिया। बुजुर्ग आदमी का आदर चाहे वो किसी भी स्तर का है उस लेवल पे होना ही चाहिए।
मेरे बड़े भाई साहब भेरू बख्श जी है तो हैं, मुंशी प्रेमचंद की कहानी है, मुझे इसमें किंतु परंतु करके कोई लाट नहीं लग जाएगी, लेकिन ये व्यवस्था नहीं हो पा रही। फिर हमने कल्चरल काउंसिल में दिया, गाँवों को गीतों को जब मैंने डीजे पे लोगों को नाचते देखा और मैंने ये पाया कि अपभ्रंश गीत हो गए। मैंने एक मायरे की कैसेट भी बनाई हुई जारोड़ा की, मैंने एक फिल्म भी बनाई थी मोसर पर। जब मैंने ये देखा कि यार ये गीत क्यों हो रहे हैं, गीत कुछ भी नहीं थे गाँव। मैंने बहुत गहराई से गीतों को सुना, जब इसमें कल्चरल मूवमेंट में मेरी माँ को 1000 गीत आते थे। मेरे जीवन की एक बहुत बड़ी कमजोरी रही, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। उस गीत के अंदर कोई फालतू बात नहीं थी, एक ही लाइन थी, कभी जेठ जी का नाम ले लिया, देवर जी का नाम ले लेके औरतें एक लाइन को 10 बार गाती थी। उससे उस आदमी में एक भाव पैदा होते थे। आप पुराने गीत और इस गीत को जब कंपेयर करेंगे तो इसमें अजीबो तरीके के कल्चर है। उसके अंदर यूं लगता है कि फलान जी आया, साहब जेठ जी आया, देवर जी आया, वो आया, तो उसमें उनको एक आत्मीयता और वो भाव था उसमें अंदर। और मायरे के गीत में तो इतने तगड़े भाव थे जिसको आप सुनो तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये हमारी एक संस्कृति थी जो औरतों को सजाए हुए रखी थी। हरियाणा के लोग मेरे से बहुत जुड़े हुए हैं, यहाँ भी जुड़े हुए हैं, हरपाल जी, चीफ इंजीनियर वगैरह लोग जुड़े हुए हैं। हरियाणा के लोगों ने एक व्यवस्था की थी कि हम अपने बुजुर्गों के चबूतरे पर, बरसी पर दीपक जलाने का ही उनका काम है। एक बात तो मैंने उनसे सीखी। दूसरी बात, उन्होंने जब मैं उज्मा मीटिंग में, वो काफी देशों के लोग जुड़ते हैं, वहां ये बात आई कि अपने घर की बेटी, जाट कल्चर की बात है, अपने घर की बेटी के भी प्रणाम नहीं करती है। जाटों की कल्चर, हरियाणा की और राजस्थान की भी यही कल्चर थी। सिर पे हाथ फेरने की व्यवस्था थी। मेरी बड़ी बहन है छापरी की, वो जब भी आती, मुझे ध्यान नहीं था तो वो नीचे गर्दन करती। तो मुझे यूं लगा यार ये मैं प्रणाम करने में आतुर, मामा तो नीचे करना आतुर, कि भाई मैं छोटो, माने तो वो ज्ञान को नहीं। ये हमारी कल्चर थी। हम बेटियों को प्रणाम कराने लग गए। मेरी ये अभी आई, मैंने आते ही इसने प्रणाम ठोका मेरे को। मैंने कहा बेटा ये गलत कर रही है तुम। हमने अपनी संस्कृतियों को इस तरह से खत्म कर दिया जो औरतें लेकर के बैठी थी। कहाँ दीपक जलाना, कौन सा गीत कैसे गाना, कौन से के साथ कैसा व्यवहार करना। फिर हमने कोऑर्डिनेशन काउंसिल की परिकल्पना इस बात के लिए की कि गांव में कुछ कुबदी टाइप के लोग भी होते हैं, कुछ खुरापाती लोग भी होते हैं, कुछ समझदार लोग भी होते हैं, सब तरह का गांव में जमावड़ा होता है और पूरी लीला कुबदियों से फैली हुई है। 2 कुबदियों को आप, जैसे आप देखो राजा महाराजा के टाइम में चौकीदार जो थे ना, चोरों को ही ज्यादा बनाया था। उसके पीछे बहुत बड़ी साइकोलॉजी थी। मेरी जब कपासन पोस्टिंग हुई तो वहां सारे के सारे जो थे वो मीणा कास्ट के, वो मैंने कहा यार ये क्यों, डिप्टी साहब मेरे पड़ोस में रहते थे, मैंने कहा ये क्या कि साहब इनकी 3 बार हाजिरी होती है, इनकी कंजर जाती थी वो। 3 बार हाजिरी होने के बावजूद भी ये आपके यहाँ मेरे ढोल ले जाते थे। वो मेरे डाक बंगलो बाहर पड़ता था तो वो कोई उनको एक धर्म था कि मुझे कुछ चोरी करनी। तो डिप्टी साहब, मैंने कहा यार ये बीमारी अच्छी है क्या, पता कि साहब इनकी कल्चर ही यही है, ये इसी तरीके से। तो मैंने कहा कि राजा महाराजाओं के टाइम में तो मेवाड़ दरबार ने ये व्यवस्था कर रखी थी कि इनको ही सौंप रखी थी चोरी व्यवस्था। तो गांव की न्यायिक व्यवस्था यदि इन सरपंच कह दो, वार्ड पंच कह दो, खुरापाती कह दो, कुछ भी अपभ्रंश शब्द में मंच पे नहीं कहूंगा कि बाहर के बाकी काफी लोग भी मुझे सुन रहे हैं, शब्द नहीं है इस मंच पे कहने का, लेकिन एक आदमी उधर लग जाता है तो दूसरा ऑटोमेटिक इधर लग जाता है कि वो भी रहा तक पुलिस थाने ना लो, ये रहा तक क्यों वोटों की राजनीति आई। इस बात को लेकर के हमने कहा भाई देखो न्यायिक व्यवस्था गांव को सौंप दो। हमारे पटीदार थे, खा पंचायतों के लोग भी इसमें आते हैं, कई लोग भी जुड़ते हैं, विदेशी वगैरह ये लोग जो हैं मेरे यूपी वगैरह से, बाहर से, कुछ यहाँ के लोकल भी हैं। तो ये जो व्यवस्था आई उस व्यवस्था के अंदर हमें बदलाव करने की जरूरत थी, इसलिए हमने सामाजिक सहकार का भाव दिया। हम मिल बांट के प्राकृतिक खेती करके कुछ खाएंगे। इसी बात का उद्बोधन मैं यहाँ समाप्त करके इस बात पे, अब आप प्रवचन देना चाहें तो लाइव टेलीकास्ट भी हो जाएगा और 15 मिनट में सेकंड फेज लोग इकट्ठे हों उस हिसाब से भी हो जाएगा। इस बात पे कोई प्रतिक्रिया हो जाएगी तो मेरा सेशन खत्म होने के पहले पहले एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक की एक
श्री वचन से कोई बात जाएगी, जिस बात को मैं सोच रहा था कि ये बात कहीं लोगों तक पहुंचे, दूर दराज में पहुंचे, वो विभिन्न जगह बैठे हुए लोग इस बात को सुने। काफी लोग इस बार के लोग सुन रहे हैं, आपको यहाँ तो सुनेंगे ही सुनेंगे। तो मैं आपसे प्रार्थना चाहूंगा कि इस व्यवस्था में आपका हमारे आशीर्वाद, और ये भाई लोग जो मेरे से बाहर से भी जुड़ते हैं, यहाँ से भी जुड़ते हैं, गाँव में भी जाता हूँ, इनका सहयोग हो तो हो सकता है कि हम उस 80 साल पुराने गांव को ढूंढ रहे हैं। सीधी सादी थ्योरी हमारी ये है कि मेरी माँ का गांव मुझे वापस मिल जाए, इसके आगे मुझे कोई परिकल्पना नहीं, मेरी इच्छा नहीं। मैं भी 70 साल का हो गया भाई साहब, 80 के आसपास जा रहे हैं, बहुत दूरी नहीं है हमारे लौटने की। तो मैं श्री वचन से चाहूंगा कि 5 मिनट 10 मिनट इस पे कोई अपनी बात को रखें ताकि हम लाइव टेलीकास्ट भी कर पाए। तो ये निवेदन चाहूंगा। सभी साथी सुने, और मैं अपना माइक बंद कर रहा हूं। आवाज नहीं आ रही हनुमान जी बिल्कुल भी। हाँ बस आ रही आवाज, आ रही। अब शुरू। हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि इस बरसी महोत्सव पे हम समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन लाने का जो है प्रयास कर रहे हैं। सामान्यतया बरसी महोत्सव पे आध्यात्मिक कार्यक्रम होता है, और लोगों का मिलना जुलना, भोजन प्रसादी, ये चीज होती है। लेकिन इसके साथ में सबसे सुंदर जो व्यवस्था मुझे यहाँ लगी वो ये है कि इसके अंदर सामाजिक परिवर्तन, सकारात्मक परिवर्तन के बारे में अपन लोग चिंतन, ये बहुत ही सुंदर, क्योंकि समाज में जब तक कि सकारात्मक परिवर्तन नहीं होगा तब ये सब जो चीजें हैं तो इन चीजों का कोई खास महत्व नहीं। जैसा कि हनुमान जी चौधरी साहब ने बताया कि इनके माताजी 100 साल के होके उनका जो है देहावसान हुआ, तो 100 साल की उम्र जो है वो जीवन जो है बहुत ही संतुलित, स्वस्थ और मस्त जीवन था। और उन्होंने जो है इस परिवार के अंदर शिक्षा के साथ में सबसे बड़ा जो काम किया वो किया संस्कार। मात्र अगर अपन शिक्षित होते या वो केवल ही शिक्षा ही देते बच्चों को तो उनका ज्ञान मेरी दृष्टि में थोड़ा सा अधूरा रह जाता है। तो शायद हो सकता है केवल शिक्षा के साथ में अगर संस्कार अच्छे नहीं है तो समाज के बारे में ज्यादा व्यक्ति नहीं सोचता। और ऐसी स्थिति में फिर होता क्या है कि व्यक्ति तो सफल हो जाता है जीवन में, लेकिन जीवन के एक पक्ष में ही सफल होता है कि उच्च स्तर की शिक्षा ग्रहण कर ली और अपना या ज्यादा से ज्यादा अगर अपन देखें तो अपने खुद के परिवार का उतना ही ध्यान रख सकता है। लेकिन माताजी की ये विशेषता जो है वो संपूर्ण समाज के अंदर ज्ञान लेने वाली बात है कि उन्होंने बच्चों के अंदर उच्च स्तर की शिक्षा दी और उसके साथ में संस्कार दिए। आज आप देखते हैं इस कड़वासरा परिवार में कि इसके अंदर सभी लोग जो है उच्च शिक्षित है और सभी क्षेत्रों में है। ये भी बहुत बड़ी बात है। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में है, हनुमान जी के जो बड़े भाई साहब है राम जी, तो वो जो है हेडमास्टर, हाँ, तो प्रिंसिपल से आप जो है रिटायर्ड हुए। अब हनुमान जी जो है तकनीकी और इंजीनियरिंग सेक्टर में रहे, एक जो भाई साहब है वो मैनेजर रहे प्रबंधन के अंदर। तो सभी क्षेत्रों में उन्होंने बहुत ही अच्छा जो है काम किया, राष्ट्र निर्माण का काम किया, समाज के अंदर अपनी पहचान बनाई और समाज सुधार का काम भी जो है वो आप श्री करें।
हनुमान जी ने जो बातें बताई है वो बातें मैं नियमित रूप से इसके बारे में चिंतन करता हूँ। और कई बार जैसे है मैं अपने उद्बोधन में भी ये बात कहता हूं कि किसानों को जब तक कि वो एक ही परिपाटी में अगर सोचेंगे और उसी परिपाटी में काम करेंगे तो अभी जो समय के में जो परिवर्तन हो रहा है उस परिवर्तन के साथ में तालमेल नहीं बिठा पाए। उस तालमेल के लिए हमें पुरानी जो विद्या है, पुराने अपनी जो संस्कार है, पुराना अपना जो ज्ञान है उसका अपन उपयोग करें और उसके साथ में जो आधुनिक समय के अंदर जो अनुसंधान हो रहा है, तकनीकी है, शिक्षा है, उसका समायोजन करें। और समायोजन का जो काम है ये बैठेगा तभी किसान जो है वो उन्नत हो सकेगा, किसानों का जीवन स्तर है वो सुधर सकेगा। और किसानों का जीवन स्तर सुधरेगा तो ये समझो अपने पूर्ण जो वो सुधर जाएगी, वो सुधर जाएगी। जो है विकास के मामले में आगे बढ़ेगा कि जो अधिक स्वाभिमानी होंगे वो जो व्यवस्था वो देंगे और वो चीज चार शब्द दिए वो अपनी संस्कृति अब सारे नाच संगीत जो है फिर आप देखो के अंदर जो है वो संगीत है, वो जो होली का जो चिंतन है वो बहुत जरूरी है। तो जैसा कि आप कह रहे हैं तो ये चीजें जो है बहुत ही आवश्यक समाज के लिए। और जैसा कि अगर अपन तकनीकी का उपयोग करके किसान और खेती करें, और आपने कहा था कार्बन उत्सर्जन और इसके बारे में अपने किसान तो जो है परिचित ही नहीं है इन चीजों के बारे में। तो जागृति जो है वो अपन सामूहिक रूप से और उस चीज को ग्रहण करेंगे। अगर अपन मान लो आज ग्रहण नहीं करके 5 साल बाद करेंगे तो 5 साल की देरी जो है वो बहुत बड़ी देरी। और अभी जिस हिसाब से जीवन में परिवर्तन आ रहा है, व्यवस्था में परिवर्तन आ रहा है, उसमें अगर अपन 5 साल पिछड़ जाते हैं तो वो कभी भी पूर्ति नहीं हो पाती। ये चीजें जो है आपको मस्तिष्क जो है थोड़ा सा विकसित करना होगा और नई चीज को समझना होगा और उसको जीवन में लागू करना होगा। मेरा आपसे से वैसे पारिवारिक परिचय तो क्या है कि मेरे बचपन से ही तो माता श्री से तो मेरा कई बार मिलना हुआ और उनका बहुत ही स्नेह था। उनका बहुत, जब भी मिलना होता तो बड़े वो खुश होते। और अपने परिवार से भी जो है नियमित रूप से कुछ समय अंतराल के बाद में मिलना हो जाता है। तो माता श्री का जो है स्नेह अपन सभी लोगों पे जो है बना रहे, और उसके साथ में उन्हीं संस्कारों की वजह से जो अपना परिवार है बहुत ही सुंदर परिवार है। हनुमान जी नियमित रूप से समाज सेवा का जो काम करने का प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अभी अपन जब इधर प्रवेश करते हैं तो उनका जो जैसे रास्ता है तो खुला है, कई जगह अपन देखते हैं कि रास्ते के अंदर रास्ते में भी जगह नहीं है चलने की, ये स्थिति लोग कर देते हैं। कई जगह अपन देखते हैं कि जहाँ पे जो ऐसा, अभी आप श्री बता रहे थे कि मैंने इस बार जो है वो ज्यादातर काम लोगों को कहा कि भाई आप ऑनलाइन सुन लें,
तो ऑनलाइन सुनने से कितना जो है समय बचत होता है। भाई कोई व्यक्ति आता है किसी जगह से, और जब आता तो इसीलिए है कि ज्ञान सुने, कोई नई चीज सुने, कोई जो अच्छी चीज है वो सुने और अपने जीवन में लागू करे। और वही काम अगर अपन तकनीकी के सहयोग से अपन कर पाते हैं, क्योंकि पुराने समय में तो ये सुविधा थी नहीं। अपन ने भी जो है आसन में हमने करीब साल 1.5 साल से प्रयास कर रहे हैं कि कुछ चीजें जो है लाइव भी हो, भक्त लोगों को लाभ मिले। आरती भजन कीर्तन है, योग की कक्षा कभी कभार जो है लाइव कर देते हैं, तो उस चैनल से थोड़ा थोड़ा जो है अपन प्रयास कर रहे हैं। तो यही चीज जैसे कि आप श्री फरमा रहे हैं कि वहां से अगर जो चीज हो सकती है तो उसके लिए अपन क्यों अनावश्यक खर्चा करें, क्यों अनावश्यक रूप से पर्यावरण प्रदूषण करें। कि कोई भी साधन लेके आएगा तो एक तो उसका समय लगेगा, एक पर्यावरण प्रदूषण होगा, और उसके बाद में जो सीमित समय के अंदर जो ज्ञान की बात है वो यहां सीखेगा। और अगर वही बात अपन इसका सहयोग करके तकनीकी का और अपन वहां से अगर ले सकते हैं तो कितनी बड़ी बात है। तो ये जो है इस चीज को मैं बहुत जो है प्रेरित करने वाला बताऊंगा कि मेरा भी ऐसा ही मानस रहता है कि ये चीजें जो है वो अपन धीरे धीरे है अपने समाज के अंदर जो जीवन में लागू करें। तो आप श्री का जो विचार है, तो आप लोग भी अपने जीवन के अंदर आध्यात्म का समावेश करते हुए शिक्षा और संस्कारों का जो है दोनों में संतुलन कायम रखते हुए जीवन को आगे बढ़ाएं। तकनीकी जो है उसका सही सकारात्मक उपयोग करें, और सकारात्मक उपयोग अपन करते हैं तकनीक का तो बहुत फायदा है, बहुत समय की बचत होती है, बहुत सा ज्ञान जो है। अभी मैं पिछले दिनों एक जाट समाज की मीटिंग में था, तो वहां पे अपने जोधपुर के कर्नल साहब आए हुए थे, तो उन्होंने कहा कि, और एक हाँ कमांडेंट साहब थे दिल्ली से सीआरपीएफ के, तो उन्होंने कहा कि अब गूगल बाबा जो है एक बड़े बाबा है, तो जो भी चीज आपको उनसे पूछना है गूगल बाबा जी को, भाई ये बात बताओ, वो तैयार है। तो इन चीजों का अपने को उपयोग करके, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसा कि हनुमान जी फरमा रहे थे कि समाज में परिवर्तन लाना जरूरी है, उस पर एक्शन होना चाहिए। समझ में आ रही है ना बात? चर्चा से कुछ नहीं होगा, चर्चा से समय निकल जाएगा, और अमूल्य समय है। अपन लोग यहाँ बैठे हुए हैं, किसी के 70 साल हो गई, किसी के 80 साल हो गई, किसी के 50 साल है, किसी के 20 साल है, 30 साल, लेकिन फिर भी समय तो हमेशा घूम रहा है। तो जो चीज अपने को लगता है कि जो अपनी खुद की स्थिति और समाज की स्थिति सुधार सके, तो वो परिवर्तन हम लोगों को करने चाहिए। तो उसके लिए युवाओं को भी आगे आना होगा, और बुजुर्गों का जो अनुभव है उसका उपयोग करते हुए अपन लोगों को ये काम करना होगा। करेंगे तभी समाज का सुधार होगा, तभी देश की और राष्ट्र की उन्नति होगी। यही मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा। श्री हरि, धन्यवाद। धन्यवाद साथियों, आपने बात से सुना। और बाहर की मीटिंग से तो मेरा एक ही निवेदन रहेगा, मेरा जैसे आपके सहयोग से, कि जब हम सामाजिक मीटिंगें करें, जैसे संत शिरोमणि ने जो बात कही थी, सामाजिक मीटिंगें करें तो उनका परिवर्तन हम समाज सुधार की तरफ कर दें। खर्चा वही होता है, आदमी वही होते हैं, और उसी लाइन ऑफ एक्शन पे यदि काम किया जाए तो एक तीर से दो शिकार होते हैं। बाहर के काफी लोगों ने सुना, इन बातों को आप शेयर करके और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक भी पहुंचाएं। और एक बहुत बड़े अहम बात यह आई कि हम यदि पर्यावरण प्रेमी संत के श्री चरणों में लेकर के, जैसे मैं आज के प्रोग्राम को बूस्ट अप करने जा रहा हूं, तो मुझे बड़ा ही आनंदित हो रहा है। और आप लोग बाहर से जो भी जुड़े हो, अब मैं आपकी मीटिंग से बाहर होऊंगा, यहाँ की मीटिंग के बीच में रहूंगा। अपना टाइम जो है मेरे ख्याल से 15 मिनट शेष बच रहे हैं, तो वो चलती रहेगी मीटिंग। इन मुद्दों पे आप डिस्कशन करना, ताकि मैं बाद में आपके रिकॉर्ड को सुन पाऊं कि क्या हम सामाजिक कार्यक्रम, चाहे सत्संग हो, चाहे कोई किसी प्रकार का प्रोग्राम हो, जिसमें आप बैठ के, हो सकता है कुछ किसी भी व्यवस्था में लोग इकट्ठे हो जाएं किन्हीं कारणों से। आज संत शिरोमणि के दर्शन के कारण से इकट्ठे हो गए, तो मैंने अपना भाषण झाड़ दिया। और कभी कोई मौका है तो ऐसे मौके किसी को चूकना नहीं है। समाज बहुत परिवर्तनशील है, और समय के साथ में जो नहीं लग चले उनकी पीढ़ियां लोप कर गई है। ये मेरा अपना चिंतन है, क्योंकि मैंने मेरे घर से, मेरी माँ से प्रेरणा लेकर के ये बातें सीखी। जब गांव में कोई भी स्कूल में पढ़ने नहीं जाता था, जाते थे तो बहुत सीमित जाता था। यूपी के एक अध्यापक जी थे हमारे यहाँ, राजस्थान के तो पढ़े लिखे नहीं थे,
मास्टर जी के रहने की जगह नहीं थी तो मेरी माँ ने रोटियां भी खिलाई, रहने की मेरे पिताजी ने जगह भी दी और खूब सारी सेवा की, तब हम 5 भाई पढ़ पाए। और जब 5 पढ़ गए, दीपक हो गया, चंदना हो गया, तो आगे बढ़ गई गाड़ी। ये वक्त है टेक्नोलॉजी का इतना फास्ट आ चुका है कि आपकी क गगड़े वाली पढ़ाई, ABCD वाली पढ़ाई समाप्त हो चुकी है। टेक्नोलॉजी का जमाना है। मेरे पास में प्रोजेक्टर है, सारी फोटोएं मेरी माँ की डिस्प्ले में है। हम जितने भी वीडियो कलेक्ट नहीं कर पाए, जल्दबाजी में है। कुछ यादें हैं जो टेक्नोलॉजी के साथ में जुड़िए और कम सिंगड़ा फसाए और आगे जग बात बढ़ावा। ये बात रो मारो पर्सनल निवेदन। अब मीटिंग आगे चलती रहेगी इनके साथ में, तो मेरे ख्याल से देख ले चलती हो तो नहीं। जी हनुमान राम जी बहुत बढ़िया संदेश दिया। संत जी का संदेश बहुत शानदार रहा सभी के लिए। मैं चाहूँगा कि चेनाराम जी अपना संबोधन दें यहाँ और बतावें कि जो कार्यक्रम के बारे में बताया है, अभी संतों ने बताया, हनुमान राम जी ने बताया कि उसको हम किस तरीके से फलीभूत कर सकते हैं, क्या उसका रास्ता निकल सकता है। मैं निवेदन करूँगा चेनाराम जी अगर सुन रहे हैं मुझे तो वो अपने विचार यहाँ दें। चेनाराम जी।